Eternal Hospital Jaipur, a 250-plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Samin K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कम्युनिकेबल डिजीज आज भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली अपन ने पेंडेमिक देखा था जो कि कोविड का था। जब भी कम्युनिकेबल डिजीज आती है तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। वाटर और फूड बॉर्न डिजीजेज होती है, वेक्टर बॉर्न जो कि मच्छर से होती है, मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, पर एक जो बहुत कॉमन और बहुत रैपिडली स्प्रेड करने वाली जो डिजीज होती है वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से जो जाती है, जो कि अभी जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि अभी जो कोविड गया था वो भी एयरबॉर्न था और वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब स्प्रेड होती है। खास तौर पे जो एनवायरनमेंट जो होता है जिसके अंदर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो, कंजस्टेड एरिया के अंदर रह रहे हो, तो वहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अपन उसको प्रिवेंट कर सकें। और कम्युनिकेबल डिजीज में जो एक बहुत सदियों से जो बीमारी चली जा रही है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हालांकि अगर पिछले कुछ दशक की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी डिक्लाइन आया है, अवेयरनेस भी हुई है, ट्रीटमेंट भी हुआ है, बट स्टिल अगर एक लीडिंग कॉज के अगर इन्फेक्टिव डिजीज में देखें तो ट्यूबरकुलोसिस टॉप पे। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए शेयर हो गया ट्यूबरकुलोसिस क्या है, क्या कारण है उसके, किस तरीके से स्प्रेड होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और लेटेस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रोहन तांबी जो कि वरिष्ठ पल्मोलॉजिस्ट इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में कार्यरत हैं। डॉक्टर तांबी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि ड्रॉपलेट्स को कंट्रोल करना, खास तौर पे क्राउडेड एरिया के अंदर आप हो, बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। हालांकि मास्क भी लगाते हो और सब चीज़ें, और ख़ास तौर पे वो ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम जो कि एनवायरनमेंट में काफ़ी समय तक रह सकता है, चाहे वो सॉयल हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वाटर, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि डिस्ट्रॉय रहते हैं, पर ये जो बैक्टीरिया है ये कई दिनों तक, कई महीनों तक रह सकता है। आपका क्या मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं तो उसमें जो मास्क का है, जो ओवर क्राउडिंग का या कंजस्टेड एरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो मॉर्टेलिटी है उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस नंबर 1 रैंक पे आता है। अपन ये इसका जो इन्फेक्शन है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने में या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है।
इसको रोकने के लिए अपन जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि कुछ एक टाइम पहले दुनिया ने देखा है कि कोविड बिहेवियर इसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, जिससे कि हम इसको आसानी से रोक सकते हैं। या फिर अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में जाना है हमें, तो हम मास्क यूज करें, हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें और साथ में डिस्टेंसिंग रखें उस पेशेंट से। जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जो एक्टिव केस है उसके चांसेस है कि इनिशियल 2 वीक्स में उसके जो ड्रॉपलेट्स है उसमें बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो शुरू के 2 वीक के लिए उसको कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखें, उसको दवाइयाँ टाइम पे दें और साथ में जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पर जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पर ये बैक्टीरिया लंबे टाइम तक रह सकता है। उन एरियाज़ में अगर हमें इसका लोड थोड़ा कम करना है तो फिर हमें जो एरिया है उसको प्रॉपर्ली वेंटिलेट करना पड़ेगा। वहाँ पर जो भी उनके जो डेली रूटीन की चीज़ें जो वो काम में ले रहे हैं उनको प्रॉपर्ली वॉश करें और साथ में कांटेक्ट में आने से उनसे बचें। बिल्कुल सही बात की आप। जितना भी एरिया है अगर वो वेंटिलेटेड रहेगा, डे लाइट रहेगी, क्योंकि डे लाइट में जो बैक्टीरिया होता है वो जल्दी डिस्ट्रॉय होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ट्यूबरकुलोसिस पे, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और जो स्क्रीन पे आपके नंबर अभी डिस्प्ले होंगे उस पर आप कोई भी प्रश्न हो 0141-270-4098 एंड 270-4999 ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो डॉक्टर रोहन तांबी आज हमारे बीच मौजूद है। डॉक्टर तांबी, जैसे मैंने बात की कि एक्सपोजर आज क्वार्टर से ज़्यादा, मतलब 25% से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज्ड है, पर हर एक जने को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं। पर जब भी जैसे इवन कई जगह ट्रेवल भी करते हैं, कई जगह ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट को काफ़ी गहराई से देखा जाता है, तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस या व्यक्ति के टीबी तो है पर एक्टिव नहीं है, ऐसी बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो एक तो एक्सपोज्ड व्यक्ति है, एक लेटेंट जिसके टीबी है जो एक्टिव नहीं है, और एक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है। इनमें किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं और ये लेटेंट टीबी कब व्यक्ति की एक्टिव हो जाती है? ठीक है सर, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है ये मेनली अपनी बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाता है। तो ये लंग्स में जाके एल्वुलाई के अंदर एंटर करता है और वहाँ पर जो मैक्रोफेज है उनके अंदर जाके अपना स्थान ले लेता है। उसके बाद जब भी किसी भी मरीज की या किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है या फिर उसको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो या फिर को अगर HIV से ग्रसित है या उसको किसी कीमोथेरेपी पे है या कैंसर का पेशेंट है, या बेसिकली अपन कहें कि मोटे तौर पे अगर उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसमें ये बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद वो केवल लंग्स को ही नहीं बल्कि आसपास का एरिया या फिर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकते हैं। तो ये जिसको भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की कैटेगरी में आते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन उनको है जिनको कि बैक्टीरिया लंग्स में है लेकिन उनको सिम्टम्स किसी भी तरह का नहीं है। और एक्सपोज्ड वो है जो कि रेगुलरली इस तरह के मरीज देख रहे हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं या फिर ऐसी लैब्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर इसकी टेस्टिंग हो रही है। डॉक्टर तांबी, जैसे आपने बताया कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस वो है जिसके व्यक्ति के लंग्स में तो है, इसका मतलब जो बैक्टीरिया की एंट्री है वो होती तो थ्रू लंग ही है, भले किसी भी ऑर्गन के अंदर चले जाए। ऐसा भी होता है क्या कि बैक्टीरिया जो है लंग के अंदर तो गया पर लंग में कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा और वो बॉडी के और दूसरे पार्ट के अंदर कर रहा है, तो जिसको अपन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो कौन कौन से अदर ऑर्गन्स है, क्योंकि टीबी के अंदर लोग केवल एक ही चीज मानते हैं वो है लंग। टीबी चेस्ट एंड टीबी अस्पताल ही बनते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि टीबी केवल फेफड़े की तकलीफ है, जबकि जैसे आपने बताया कि टीबी दूसरे ऑर्गन्स में भी हो सकती है। तो कौन कौन से कॉमन ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होती है? सर ऐसा है कि जैसे कि हमने बात की कि ये इन्फेक्शन अपना इनहेलेशन के थ्रू मेनली जाता है, तो जो मेन ऑर्गन है वो लंग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसके दूसरे भी है। कुछ एक कंटामिनेटेड मटेरियल अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अपने टॉन्सिल में या अपनी पेट की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। कई बार ट्रांसप्लेसेंटल रूट से कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है बच्चों को। अच्छा, जो बैक्टीरिया अपना लेटेंट कंडीशन में लंग्स में है, जब भी इम्यूनिटी कम होगी वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है। अदर ऑर्गन्स में वो ब्रेन में जा सकता है, जिससे कि ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जो हमारे लिम्फ नोड्स है गले में या अपने चेस्ट के लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है।
ये बैक्टीरिया अपने स्पाइन में जा सकता है, जिसे कि पोर्ट स्पाइन कहते हैं, किडनी के अंदर जा सकता है, इंटेस्टाइन की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जेनाइटल ऑर्गन्स की हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। मतलब कॉमन यही नहीं है कि केवल लंग्स के अंदर ही टीबी हो सकती है, आपके बाकी भी भाग जैसे बताया डॉक्टर तामी ने कि ब्रेन है, बोन है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, कहीं भी जाके ट्यूबरकुलोसिस, और खास तौर पे यूरोजेनाइटल, क्योंकि जब भी इनफर्टिलिटी के अगर कॉज की बात करते हैं तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन चीज़ है। एक बार व्यक्ति के टीबी के बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म के अंदर हो गया तो अब जैसे लंग्स में तो व्यक्ति को पता है कि लंबी खांसी, ऐड भी आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत प्रमोट कराया जाता है कि 2 हफ्ते से आगे की अगर खांसी है तो आप फेफड़े की जांच कराएं। खांसी में खून आना ये भी समझ में आता है, पर जब टीबी दूसरे ऑर्गन के अंदर रहती है तो कॉमन प्रेजेंटेशन क्या रहता है? सर जब भी टीबी दूसरे ऑर्गन्स की है तो जो मेन उनका जो जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं वो है लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को बिल्कुल हल्का बुखार बना हुआ रह सकता है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं पेशेंट को, शाम के टाइम पसीने आना, घबराहट होना, कमजोरी का महसूस होना, भूख कम लगना, वजन का कम होना, ये एक जनरल सिम्टम्स है जो अगर लंग्स के अलावा और किसी ऑर्गन की ट्यूबरकुलोसिस होगी तब भी इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें पेट की टीबी है तो उस कंडीशन में पेट का बार बार खराब होना, अपच का होना, साथ में पेट में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ब्रेन की टीबी है तो मरीज को बार बार उल्टी का होना, उनका बार बार बेहोशी का आना, गर्दन में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। वैसे ही अगर हड्डी, आप मानते हो कि लंबे समय तक हल्का बुखार रह रहा है, वजन कम रह रहा है, तो उसको अपनी टीबी की जांच भी जरूर करा लेनी चाहिए। एक जो बात आती है कि एक बार व्यक्ति के टीबी हो गई, अब बात आती है डायग्नोसिस की, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंटेशन का बेसिकली जमाना है। टीबी के साधारण से टेस्ट जो AFB, स्पूटम, अपन वो तो इतने अब तक क्लिनिक्स थी गवर्नमेंट की, अभी भी चल रही हैं, वो कम से कम 50-60 साल से लोगों को पता है कि स्मीयर चेक करते हैं और AFB देखते हैं, एक्सरे भी देखते हैं। पर जो बाकी ऑर्गन्स हैं, अब उसके अंदर टीबी अगर हो गई है तो पता कैसे चलेगा? स्पूटम में तो आ नहीं रहा, लंग के अंदर तो टीबी है ही नहीं, वो तो लेटेंट थी, वहां से तो स्प्रेड हुआ ही नहीं, और ना कि एक्सरे के अंदर आ रहा है। तो जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? तो टीबी का जो डायग्नोसिस है बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम जो भी मरीज के सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की कि जो जनरल सिम्टम्स हैं या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, उसके बेसिस पे कोई भी चिकित्सक ये कंफर्म कर सकता है कि पर्टिकुलर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। सेकंड है माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस, जैसा कि लंग्स की टीबी में हम स्पूटम और साथ में एडवांस कुछ टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट है, CB नाट है, जीन एक्सपर्ट है, ये हम करा सकते हैं। लंग्स के अलावा जो ऑर्गन्स है वहाँ से हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, उसका भी इस तरह का टेस्ट हो सकता है, बायोप्सी ले सकते हैं, या कई बार पीठ के पानी की जाँच जिसे CSF एग्जामिनेशन बोलते हैं, इस तरह का टेस्ट कर सकते हैं। लंग्स के बाहर भी कई बार प्लूरल कैविटी में पानी इकट्ठा होता है तो उसकी भी हम जाँच कर सकते हैं। और तीसरा है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, जिसमें कि कुछ एक पर्टिकुलर पिक्चर अपन जैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गन का CT स्कैन करें या MRI करें या कई बार सोनोग्राफी या उससे अदर टेस्ट, जिसमें कि पर्टिकुलर कुछ एक पिक्चर्स होती है या कुछ एक चीज़ें ऐसी उनमें चेंजेस होते हैं जो कि टीबी के डायग्नोसिस में हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 अपनी मेन कैटेगरी है सर जिससे अपन डायग्नोस कर सकते हैं। एक क्योंकि स्किन टेस्ट बड़ा कॉमन रहता है और जिसको मॉन्टूक्स टेस्ट कहा जाता है, और वो स्किन टेस्ट को ये माना जाता था कि लोगों को लगता था कि मेरे तो टेस्ट कराया और वो तो नेगेटिव है, मेरे टीबी नहीं है, और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ये अगर मैं एक एक टेस्ट की बात करता हूँ, जो आपने कहा कि AFB आपने डायग्नोज कर दिया, कल्चर में कर दिया या DNA टेस्टिंग कर दी, वो तो कन्फर्मेटिव टेस्ट हो जाते हैं, जीन एक्सपर्ट या CB नेट की बात करते हैं। पर मॉन्टूक्स टेस्ट को लेके लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वह कहते हैं कि मेरा तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मेरे तो टीबी है। तो मॉन्टूक्स टेस्ट की एक्चुअल में साइंटिफिकली कितनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो बहुत कॉमन टेस्ट है, बिल्कुल सब जने करा लेते हैं, कोई सा भी होता है और बहुत सब जगह अवेलेबल भी रहता है वो, और उसकी जब पॉजिटिविटी आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो एक्चुअल साइंटिफिक डेटा पॉजिटिव मॉन्टूक्स टेस्ट की कितनी रेलिवेंस मानता है? सर मॉन्टूक्स टेस्ट जो होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि हम उस बैक्टीरिया से एक्सपोज्ड है या नहीं, केवल उसके इतनी ही वैल्यू है डायग्नोसिस को लेवल पे। अगर हम बात करें कि अगर हम रिपीटेड उसको करें, जैसे कोई पेशेंट है, जैसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है या
लंग का कोई ट्यूबरकुलोसिस है या लंग के बाहर का भी है, तो मोंटोक्स टेस्ट हम ट्रीटमेंट शुरू करने पे करते हैं एक बार, और फिर बाद में 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने पे दोबारा करते हैं। तो उसको हम एज ए प्रोग्नोस्टिक मार्कर यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक नहीं मानते? डायग्नोस्टिक नहीं, वो केवल एक एक्सपोजर को हमें बताएगा कि एक्सपोज है या नहीं। जैसे आपने बताया कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके HIV है या कीमोथेरेपी पे है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, एज ग्रुप को आप कहाँ प्लेस करते हैं? कि क्योंकि एज भी एक खुद ही रिस्क फैक्टर है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, तो एज से या सेक्स से कोई ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस में फ़र्क पड़ता है क्या? सर एज का ऐसा है कि बच्चे और बुजुर्गों में इनकी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। और साथ में अगर हम बात करें मेल और फीमेल रेशो की, तो डायग्नोसिस इसका मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स अपने सिम्टम्स को कई बार मास्क करती है, तो उनमें ये डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे स्मोकिंग, क्योंकि लंग्स की जब भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिजीज़ हो, चाहे लंग कैंसर हो या लंग COPD हो, हर को स्मोकिंग से कोरिलेट किया जाता है, और स्मोकिंग को इसीलिए मोस्ट हैजार्डस प्रिवेंटेबल फैक्टर माना जाता है कि भाई सबसे आसान है प्रिवेंशन उसका, टोबैको और स्मोकिंग का। ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस और जो स्मोकर्स में क्या ज़्यादा होता है क्या? ये सर स्मोकर्स में इसका इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। एक तो स्मोकिंग से हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है, हमारी डाइट पे फ़र्क पड़ता है, साथ में लंग्स के जो अंदर पैरेन्काइमल चेंजेज हैं और साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जिससे कि TB के बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस साथ में स्मोकर्स की खुद की इम्यूनिटी, साथ में उनकी डाइट और साथ में अदर जो बिहेवियर है, उसको देखते हुए स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको कि हम इजीली कंट्रोल करके और TB के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज या इन जनरल हेल्थ, क्योंकि लेटेंट TB तो मैं मान के चलता हूँ किसी के भी हो सकती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसको एक्टिव नहीं होने में? ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो अपन चीज़ों का ध्यान देंगे, पर एक जना हेल्दी लाइफस्टाइल रखता है, प्रॉपर डाइट का ध्यान देता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का रीएक्टिवेशन या एक्टिवेशन क्या दोबारा हो सकता है क्या? सेकेंडली, क्या एक बार व्यक्ति की TB हो गई तो क्या उसकी दोबारा फिर TB हो सकती है क्या? पूरा कोर्स लिया, क्योर हो गया, आपने उसको डॉक्यूमेंट भी कर दिया कि बिल्कुल ठीक है, दोबारा उसके एक्सपोजर हो गया, दोबारा भी हो सकती है क्या TB? सर डाइट का जैसा कि हमने बात की कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में या फिर हम बात करें कि नॉर्मल किसी पर्सन में, डाइट का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। और डाइट के साथ साथ उसका रूटीन का लाइफस्टाइल कैसा है, वो नींद कैसी ले रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कितनी कर रहा है, प्रॉपरली कितना फिट है, उसका डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस के लेटेंट से एक्टिव होने में काफ़ी ज़्यादा रोल है। साथ में हम बात करें कि अगर किसी मरीज को एक बार ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उसने अपना उपचार पूरा कर लिया, तो उसके बाद भी दोबारा ऐसा हो सकता है कि अगर उसको एक्सपोजर है तो उसको TB दोबारा भी बन सकती है। डॉक्टर तांबी, क्योंकि BCG वैक्सीनेशन तो हर एक को होता है और बर्थ पे BCG वैक्सीन तो लग जाता है, इस वैक्सीनेशन का प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कितना रोल है? सर BCG वैक्सीनेशन है वो बेसिकली बच्चों में एक तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस, जो कि बच्चों में कई बार ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस है, उसको प्रिवेंट करता है, प्लस साथ में जो चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस है उसके भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं ये वैक्सीन लगने पे। क्योंकि आजकल क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो इंसिडेंस पहले से कम होना शुरू हुआ था, पर एक ट्यूबरकुलोसिस पिछले कुछ दशक के अंदर बढ़ने लग गया, वो है ड्रग रेजिस्टेंस। पहली चीज़ तो ये जो MDR TB होती क्या है और इसका कारण क्या है? सर MDR TB जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है, उसमें जो कन्वेंशनल जो ड्रग्स हैं, अगर उसके अगेंस्ट किसी मरीज में रेजिस्टेंस पाया जाता है तो उसे MDR TB कहते हैं। जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है उसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज है, अगर पर्टिकुलर एक ड्रग से किसी को रेजिस्टेंस है तो वो MDR है, 2 या 3 ग्रुप्स की ड्रग से भी अगर किसी को रेजिस्टेंस है तो वो XDR ट्यूबरकुलोसिस है। तो कोई भी पेशेंट के जब अपन डायग्नोज करते हैं MDR, तो एक कितने पीरियड के ट्रीटमेंट के बाद है कि ऐसे तो हर एक जने का तो पहले टेस्ट हो नहीं सकता, इट्स ए कॉस्टली टेस्ट, और हर एक का कहाँ तक कराएंगे? कितनी ड्यूरेशन आप मानते हैं कि इस व्यक्ति को इतना समय तक अपन ने TB का कोर्स दे दिया, स्टिल वो AB पॉजिटिव है या उसके सिम्टम्स रह रहे हैं, इसका MDR टेस्ट कराओ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, कितना पीरियड मानते हैं? सर जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इनिशियली 2 मंथ्स के लिए जो इंटेंसिव फेज होती है, एक बार उसमें अपन ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद दोबारा उसका टेस्टिंग रेडियोलॉजिकल बेसिस पे और साथ में माइक्रोबायोलॉजिकल स्पुटम पॉजिटिव या स्पुटम नेगेटिव इस तरह का टेस्ट करते हैं। अगर उसके बाद भी वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स है, रेडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन है और साथ में माइक्रोबायोलॉजी भी पॉजिटिव आ रही है,
तो उस समय फिर अपन एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। और उस समय जो जिसे कि DST बोलते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, उसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो उसमें देनी है या हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान है वो बिल्कुल चेंज करना है उस कंडीशन में। डॉक्टर तांबी, क्योंकि 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे माना जाता है और हर साल इसको मनाया जाता है इस एम के साथ कि जो अपना टारगेट है कि जो 2030 तक अपन ट्यूबरकुलोसिस को बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस पे प्रोग्राम अब टोटल चेंज करके एलिमिनेशन प्रोग्राम ही चला रही है। तो कितनी आप स्टेप्स में मान रहे हैं सक्सेस की? अगर धीरे धीरे अगर प्रॉपर अपन ट्रीटमेंट लेते रहे, बीच में गवर्नमेंट ने डॉट्स भी स्टार्ट किया था कि भाई ट्रीटमेंट को दिया जाए, कितना फ़र्क पड़ा इससे? ठीक है सर, जैसा कि हमने बात की कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है आज, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। टीबी एक तरह से क्रॉनिक बीमारी है जो कि एक बार होने के बाद कई महीनों तक इसका इलाज चलता है। तो इसके इलाज के लिए केवल व्यक्ति अकेला नहीं, साथ में उसके घर वाले, उसका समाज और साथ में पूरा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो सब जरूरी है कि वो सब चीज़ें जब अपनी बिल्कुल ठीक होगी तब मरीज़ धीरे धीरे सही होगा। और साथ में इसमें जो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पॉलिसीज़ लागू की है, जैसे कि डॉट्स है, जैसे कि निक्षय पोषण योजना है, निक्षय ID उन्होंने बनाई है। ये कुछ योजनाएं हैं जिससे कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की, एक्टिव केस सर्विलेंस हो रहा है, जिससे कि अगर कोई मरीज है उसके आसपास के जो एक्सपोज्ड जो भी पर्सन्स हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। अगर उनमें भी सिम्टम्स है तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि एक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट एक साल में कम से कम 10 से 12 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग हम साथ में आएँ और साथ में जो भी मरीज है उसको पूरा ट्रीटमेंट करवाएं और साथ में और लोगों में इसको फैलने से रोकें। जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति इतने सारे जनों को एक्सपोज कर सकता है, तो जो नॉर्मल जैसे कहते हैं एक्टिव पीरियड, जैसे आज किसी के टीबी डायग्नोज हुई, स्पूटम वो पॉजिटिव है, अपन ने उसके मास्क लगा दिया, अटेंडेंट्स के भी मास्क लगा दिया, फिर भी वो कौन सी ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट के बाद तब तक अपन ये मान के चलते हैं कि ये एक्टिव और ये लोगों को एक्सपोजर दे सकता है? देखिए सर, जैसा कि हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो शुरू के 2 महीने इंटेंसिव फेज रहता है जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस का स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद भी जो इनिशियल 2 वीक्स का पीरियड है, जो इनिशियल 14 दिन है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि उसके बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन की रेट भी ज़्यादा है, प्लस साथ में बैक्टीरियल लोड भी काफ़ी रहता है। तो दवाई शुरू करने के बाद शुरू के 2 वीक तो कम से कम मरीज को आइसोलेट ही रखना है और साथ में जो भी बिहेवियर है प्रॉपर मास्क यूज करना है, प्रॉपर सैनिटाइज करना है सब चीज़ों को, जिससे कि अपन रोक सकते हैं। डॉक्टर तांबी, बहुत सारे पेशेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं ट्रीटमेंट को लेके। एक तो डॉट स्टार्ट हुआ था, उसमें रोज तो देनी नहीं होती थी जो मेडिसिन है, उसकी एक ड्यूरेशन आई। लोबा कहते हैं भी मेरे को 6 महीने का कोर्स दिया, कोई कहता है मुझे 9 महीने का कोर्स दिया, कोई कहता है 1.5 साल से मेरी टीबी चल रही है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, मैं MDR की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा हूँ, लंग पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी की क्या ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंस है क्या? नहीं सर, दोनों की ड्यूरेशन सेम रहती है। जब मरीज पहली बार एक्सपोज होता है या न्यू केस जब होता है तब हम टीबी का ट्रीटमेंट शुरू के 6 महीने के लिए करते हैं, जिसमें कि 2 महीने इंटेंसिव फेज रहती है और 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज रहती है। उसके बाद जब 6 मंथ्स के बाद जब मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है उसके बाद ये दवाइयाँ वगैरह बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर किसी को पहले भी ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उस कंडीशन में हम इसको कैटेगरी 2 में रखते हैं और उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है ट्रीटमेंट का। कितना ड्यूरेशन था? क्योंकि कई जने ऐसे होते हैं इनके तो, जब पेशेंट्स, आप भी इतने समय से पेशेंट देख रहे हैं, कैसा मेरे तो साल भर से गोली ले रहा हूँ मैं, कोई कहता है 1.25 साल से ले रहा हूँ, ट्रीटमेंट चले ही जा रहा है, तो क्या ड्यूरेशन भी ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, कैटेगरी 2 में हम ड्यूरेशन 8 मंथ्स का 8 to 9 मंथ्स का मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1.5-2 साल तक ट्यूबरकुलोसिस रहती हो। अब एक बार व्यक्ति के, अपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, टीबी हो गई, उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लिया, ठीक हो गया, वहाँ तक तो ठीक है। पर अगर व्यक्ति टाइमली डायग्नोज नहीं कराता, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके हो सकते हैं? क्या ये फेटल भी हो सकता है? बिल्कुल सर, टीबी का इन्फेक्शन जैसा कि हमने शुरू में बात की है, लंग्स में जाता है और वहाँ पर ये लेटेंट कंडीशन में रह सकता है। वहाँ जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है उसके बाद वो आसपास का जो एरिया है, हमारा लंग पेरेन्काइमा है, उसको इन्वॉल्व करने लग जाता है और सेंट्रल नेक्रोसिस होना उसमें शुरू हो जाता है। तो लंग्स के अंदर अगर हम टीबी को टाइमली डायग्नोज नहीं करवा दें
तो वो लंग में कैविटी फॉर्मेशन कर सकता है। कैविटी फॉर्मेशन के साथ साथ पर्टिकुलर किसी लंग का कोई एरिया या कोई लोब उसमें इन्वॉल्व होके वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जिसे फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ये केवल लंग्स का है। इसके अलावा लंग्स के बाहर अगर टीबी जाती है तो वो लंग्स के चारों तरफ पानी भर सकता है, मरीज को सांस में दिक्कत हो सकती है। और अदर जो ऑर्गन्स हैं उनपे भी अगर टीबी का हमने टाइमली डायग्नोज नहीं किया तो जैसे ब्रेन के सिम्टम्स है वो काफ़ी फैटल हो सकते हैं। इंटेस्टाइन के सिम्टम्स है, इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह बन सकते हैं जो कि रप्चर होकर और आगे और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हमें दे सकते हैं। डॉक्टर तांबी, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता पर क्लिनिकल ट्रायल्स दी जाती हैं। जैसे खास तौर पे मैं कॉमन बीमारी मलेरिया की बात करता हूँ। मलेरिया के अंदर बहुत बार टेस्ट के अंदर पॉजिटिव नहीं आता, फिर भी अपन एंटी मलेरियल देते हैं क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी क्या अगर डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, वैसे तो आजकल टेस्ट काफ़ी अच्छे आ गए जो आपने बताया कि DNA टेस्टिंग या जीन एक्सपर्ट या CB नेट की जो आपने बात की, थेरापेटिक ट्रायल भी देते हैं क्या आप लोग टीबी? सर टीबी का जैसा कि हमने सबसे पहले डायग्नोसिस रखा क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो जब भी इसके सिम्टम्स है, अगर किसी मरीज को लो ग्रेड फीवर है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, साथ में नाइट स्वेट्स है और साथ में अदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के सिम्टम्स है, अगर हम ये देखते हैं कि वो काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं और हमारी जो किसी भी दवाई से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तब फिर हम एक बार टीबी की दवाइयों का ट्रायल दे सकते हैं। और दवाइयाँ देने के बाद 2 या 3 वीक बाद हम सिम्टम्स को दोबारा असेस करेंगे कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और अगर उनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं आगे। अभी क्योंकि पैंडेमिक कोविड का ख़त्म हुआ और जैसे इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं, आपने बताया कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनके कैंसर है या कीमोथेरेपी ले रहे हैं या HIV है, डायबिटिक हैं या एक्सट्रीम एज ग्रुप्स की अगर बात करें, कोविड में भी लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, स्टेरॉइड्स भी यूज़ हुए और उनके लंग कमज़ोर भी हुए, जिसको आम भाषा में कमज़ोर कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उनके डेवलप होने लगी। क्या ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस आपको लगता है क्या कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो पीरियड में या जिनके पेशेंट्स रहे हुए हैं उनके भी लेटेंट टीबी तो एक्सपोज तो वो थे ही, स्टेरॉइड का भी यूज़ हुआ उनके साथ, बढ़ा है क्या इंसिडेंस? यस सर, डेफिनेटली कोविड के बाद इसका इंसिडेंस कुछ मात्रा में बढ़ा है, और या फिर हम ये कहें कि इसका डायग्नोसिस पहले से थोड़ा बढ़ने लग गया है, इसलिए हमारे पास ये केसेस और ज़्यादा आने लगे। कोविड के टाइम लोगों ने स्टेरॉइड्स यूज़ किए, उसकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है, और डायबिटीज़ या किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में टीबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। प्लस जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो आज के टाइम का कल्चर है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड्स, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मलेरिया के अंदर अपन बात करें, लोग बाग जब भी ट्रेवल करते हैं एंडेमिक एरियाज के अंदर तो वो एंटी मलेरियल एज ए प्रोफाइलेक्टिक लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी कोई प्रोफाइलेक्टिक ड्रग देते हैं क्या कि आपको पता है कि ये एंडेमिक जोन है या इसके अंदर एक्सपोजर ज़्यादा होने का है? या डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ, डॉक्टर्स के अंदर भी, क्योंकि डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी जन हैं उनकी टीबी का इंसिडेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है। प्रोफाइलेक्सिस के हिसाब से भी कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं क्या आप लोग? नहीं सर, प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम पर्टिकुलर किसी दवाई को यूज़ नहीं करते हैं, कारण कि अगर हम इन दवाइयों से एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर चांसेज है कि अगर हमें कभी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो MDR वो होने के ड्रग chances- रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम वही थोड़ा मास्क यूज करना, साथ में अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे एक बीमारी लंग की बहुत कॉमन है, वो है सार्कोइडोसिस। बिल्कुल, आप तो रेगुलर केसेस देखते ही हैं, और वहाँ पे और टीबी का बड़ा साथ के अंदर रहता है। तो जो सार्कोइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी क्या कोई टीबी का प्रोफाइलेक्टिक देते हैं क्या? नहीं सर, सार्कोइड का पेशेंट जो होता है वो सबसे पहली बात तो डायग्नोज करने में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि दोनों के सिम्टम लगभग सेम होता है। मल्टीपल सार्कोइड में भी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है। तो उसके साथ साथ सार्कोइड का जो मेन ट्रीटमेंट है वो इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड्स है। उस कंडीशन में हम रिपीटेडली उनकी टेस्टिंग करते रहते हैं या फिर रिपीटेडली उनका रेडियोलॉजिकल या क्लिनिकल प्रोफाइल चेक करते रहते हैं कि कहीं उनको टीबी का जो लेटेंट बैक्टीरिया किसी में हो सकता है वो एक्टिव फॉर्म में तो नहीं बन गया। डॉक्टर रोहन, क्योंकि ट्रीटमेंट टीबी का बहुत हर जगह अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने इसको एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये टीबी है, और गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन भी देती हैं।
कॉमन साइड इफेक्ट्स, क्योंकि हर एक ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, या मैं कहता हूं कि जो टीबी की दवाइयां ले रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए? ठीक है, देखिए टीबी के लिए जो 4 कन्वेंशनल ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनके कुछ एक साइड इफेक्ट है जो जब भी हम दवा चालू करते हैं तब मरीज को समझाते हैं। जब भी हम दवाई चालू करेंगे मरीज को उल्टी का मन हो सकता है, बार बार उल्टियाँ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। हाथ पैरों में दर्द हो सकता है और साथ में हाथ पैरों में सूनापन या नसों का दर्द हो सकता है, साथ में दिखने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो रेगुलर कई बार आई चेकअप भी उसमें कराना होता है। तो अमूमन तौर पे जिस भी व्यक्ति के टीबी की दवाइयाँ चल रही हैं उसको अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, जैसे डॉक्टर रोहन दामी ने बताया कि आईज़ का चेकअप, क्योंकि विजन की इश्यूज भी हो सकते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर दामी ने बताई कि जो रेगुलर मेडिकेशंस वो अगर आप नहीं लेंगे, आप डिफॉल्टर हैं, छोड़ के लेते हैं, तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसका ट्रीटमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है उसके अंदर आप पूरी सक्सेस ट्रीटमेंट में नहीं मिले, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश यही करें कि अगर एक बार टीबी डायग्नोज हो जाए उसको रेगुलर फॉलोअप पे अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे रखें। और गवर्नमेंट ने टीबी की दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करा रखी हैं, और जिस भी व्यक्ति के टीबी होए उसकी खुद की भी ड्यूटी है कि वो मास्क लगा के रहे, कहीं पे भी थूके नहीं, अगर थूकता भी है तो उसको मिट्टी में डाल के उसको अलग से डिस्ट्रॉय करे, और ख़ास तौर पे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में या कंजस्टेड एनवायरनमेंट में वो नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर तांबी आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।